गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो सेकेंड मेथड है गुडविल के वैल्यूएशन का, सुपर प्रॉफिट मेथड, वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस किया था। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए 5 मेथड्स हमें टोटल पढ़ने हैं। पहला, जिसमें से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा सुपर प्रॉफिट मेथड पे। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग ने लास्ट टाइम पे ऑलरेडी डिस्कस किया है, और ये सेकंड मेथड आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। ये है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला है वो है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ठीक वैसे ही निकालना है जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। तो एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट बस हमें यहाँ पे देखना होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीका है नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, इसका क्या मीनिंग है। सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल की वैल्यू को निकालने का एक बहुत ही लॉजिकल मेथड है। जैसा कि जो गुडविल का पहला सेशन हम लोग ने डिस्कस किया था, जिसमें हमने गुडविल के बारे में डिस्कस किया था सबसे पहले कि किस तरह का असेट है गुडविल और गुडविल की मीनिंग क्या होती है। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी पर्टिकुलर क्लास में अगर फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट्स हैं और सभी स्टूडेंट्स के सिमिलर मार्क्स आ जाते हैं, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा नॉलेजेबल है, ज़्यादा ब्रिलियंट है, या किसकी ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है, किसकी ज़्यादा अच्छी गुडविल है। पर अगर उन्हीं स्टूडेंट्स में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट भी है जिसके नॉर्मल जो सभी के मार्क्स आए हैं उससे ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं, तो हमारे लिए कहना बहुत इजी होगा कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है हमारे क्लास का, वो ज़्यादा ब्रिलियंट है या ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसकी ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड भी यही बात डिस्कस करता है। सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है कि अगर सारे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस सिमिलर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उस केस में किसी की भी गुडविल नहीं होगी। पर अगर उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न कर ले रहा है, तो उस केस में उस बिजनेस की गुडविल होगी। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हुआ कि एक नॉर्मल लेवल प्रॉफिट का जो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अर्न कर रहे हैं या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो अर्न करेंगे। पर अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उस केस में उसे हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। तो जितना प्रॉफिट वो एक्स्ट्रा अर्न करेगा उसे हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। तो अगर हम ये कहें कि नॉर्मल प्रॉफिट 10% है, इसका मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो कम से कम 10% प्रॉफिट अर्न करेंगी। पर अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं और वो कंपनी एक्चुअल में कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, 13% प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी ने 3% एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है, जबकि नॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ 10% था। तो नॉर्मल जो एक्सपेक्टेशन थी वो 10% थी सभी कंपनीज से जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। पर एक पर्टिकुलर कंपनी का जब हमने प्रॉफिट उठा के देखा तो उसने 13% प्रॉफिट अर्न किया है। तो इस केस में जो 3% एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है, इसे हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट जो है वो क्या है, वो एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस है। तो एपी को हम एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं और एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, एक ही बात होगी। तो अगर आपको क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कह रहा है तो एपी का मतलब होगा एवरेज प्रॉफिट, और अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप उसे एक्चुअल प्रॉफिट ले लेंगे। तो जो भी दिया हुआ है उसे हम उस तरह से कंसिडर कर लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो भी डिफरेंस आएगा वो होगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। जितने भी ईयर ऑफ परचेज हमको दिया होगा क्वेश्चन में, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और आपका गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। तो ये देखिए सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। एवरेज प्रॉफिट हमने पहले ही कैलकुलेट करना सीख लिया है कि एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ हमें नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे देखना है कि हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज आपको दिया होगा या डायरेक्ट अमाउंट ही दिया होगा आपको। तो अगर डायरेक्ट अमाउंट हमें दिया है तो कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर हमें अमाउंट नहीं दिया है तो उस केस में हमें परसेंटेज दिया होगा। क्वेश्चन कह सकता है आपसे कि नॉर्मल प्रॉफिट इज़ 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जितनी भी कैपिटल पार्टनर्स ने इन्वेस्ट कर रखी है अपने बिजनेस में, उसका हम 10% अगर निकाल लें या 12% निकाल लें या 15% निकाल लें, जो भी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट को हम आपस में कंपेयर करके सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये नॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है तो ये ऑफ यहाँ से हट जाएगा, ये सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है। ये 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या परसेंटेज दी हुई है। और फिर सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। और फिर हम निकाल लेंगे गुडविल। तो गुडविल कैसे आएगी? जो भी आपने सुपर प्रॉफिट ऊपर निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, ये हमेशा हमें दिया होता है। तो इस तरह से हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालते समय आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते समय हमें सबसे पहले चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, और दूसरी चीज़ चाहिए हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, बस क्या नहीं दिया होगा वो होगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कभी कभी दी भी रह सकती है आपको, कभी डायरेक्टली नहीं भी दी रह सकती है। तो आप कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल तरीका है कैपिटल निकालने का। क्लास 11th में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस किया था, और अकाउंटिंग इक्वेशन होता है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो उस केस में हमें असेट्स और लायबिलिटीज़ दिए होंगे, असेट्स और लायबिलिटीज़ दिए होंगे। तो अगर हम असेट्स और लायबिलिटीज़ को आपस में कंपेयर कर लें तो कैपिटल निकल आएगा। तो इसी इक्वेशन को हम दोबारा लिख सकते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी। तो अगर हमें असेट्स और लायबिलिटीज़ दिए हुए हैं तो हम असेट में से लायबिलिटी को माइनस करके भी कैपिटल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी कैपिटल आ जाएगी। तो कैपिटल को हम यहाँ रख देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में दी हुई है, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको डायरेक्टली भी दिया रह सकता है, और अगर नहीं दिया है तो असेट्स और लायबिलिटीज़ दिए होंगे, असेट माइनस लायबिलिटी आप कर लें, कैपिटल आ जाएगी, और कैपिटल को हम फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा इस तरह से। तो कैपिटल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने यहाँ पे लिखा है इसे हम नेट असेट्स भी बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो नोन एज नेट असेट्स। दैट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में नेट असेट्स के नाम से दिया हुआ है तो आप उसे कैपिटल एम्प्लॉयड ही मानेंगे। तो कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली नहीं दिया होता, लिखा होता है नेट असेट्स ऑफ द बिजनेस आर 5 लाख सपोज, तो नेट असेट्स को ही आप कैपिटल एम्प्लॉयड मानेंगे। तो नेट असेट का मतलब ही होता है असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट असेट, तो उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि नेट असेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही चीज़ है, उसी से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट एक बार आपका आ जाएगा तो आप सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, और सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो आप गुडविल निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, गुडविल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला कंप्लीट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट को कंपेयर करके सुपर प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। तो नीचे कैलकुलेशन भी दिया हुआ है कि किस तरह से आप कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये देखिए लिखा हुआ है असेट साइड अप्रोच, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। और लायबिलिटीज़ अप्रोच भी दी हुई है, वो हम देखेंगे क्वेश्चंस में, जैसा क्वेश्चन हमें मिलेगा उस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड और असेट साइड टोटल हमेशा सेम होता है। तो अगर हमको असेट्स पूरे नहीं दिए हुए हैं तो हम उस केस में लायबिलिटी साइड को यूज़ करके भी कैपिटल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो जब हम क्वेश्चन इस तरह का कोई करेंगे तो उस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन आ गया है। सुपर प्रॉफिट मेथड यहाँ लिखा हुआ है, थर्ड इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। द एवरेज नेट प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड ऑफ अ फर्म इन फ्यूचर आर 68,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 68,000
एंड कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 3,50,000, तो कैपिटल भी दी हुई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इज 12%, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट करके जो दिया हुआ है इसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना समझ रहे हैं, इसे आप नॉर्मल प्रॉफिट कंसिडर करेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ है यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट कर रखी है उस कैपिटल पे हम 12% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट 12% दिया हुआ है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इस समय हमारी 3,50,000 रुपये दी हुई है हमको ऑलरेडी, और 3,50,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12% से अगर, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों को हम कंपेयर करके सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो इस तरह से, और आगे एक एडजस्टमेंट और दी हुई है, द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 8,000 फॉर द ईयर। पार्टनर्स को हम रेम्यूनरेशन देते हैं हर साल, और वो रेम्यूनरेशन हम कितना देंगे, 8,000 रुपये पर ईयर। तो ये रेम्यूनरेशन हम प्रॉफिट में से ही देते हैं। दैट मीन्स जो प्रॉफिट हमें ऊपर दिया है 68,000, इसमें से पहले हमें 8,000 रुपये रेम्यूनरेशन हटा देना पड़ेगा, क्योंकि ये पेमेंट तो हमें पार्टनर्स को करनी ही पड़ेगी। तो 68,000 में से अगर हम 8,000 रुपये रेम्यूनरेशन दे देंगे पार्टनर्स को, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, कुछ भी बोलें आप इसको, तो एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो हमारा आएगा वो 60,000 ही आएगा। प्रॉफिट 68,000 है, पर उसमें से 8,000 रुपये हमें रेम्यूनरेशन देना है, तो हमारा प्रॉफिट 60,000 ही बचेगा। और अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का हमने कैलकुलेशन अभी किया था, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम कैलकुलेशन अब देख लेते हैं सॉल्यूशन में। ये देखिए सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला गया है, जो भी प्रॉफिट हमें दिया है क्वेश्चन में उसमें से रेम्यूनरेशन माइनस किया गया। ये देखिए 68 माइनस 8, आंसर आ गया 60,000। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाला गया है। कैसे निकाला गया, कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी ऑलरेडी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे किया गया है 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12%, तो आंसर आ जा रहा है 42,000। तो दोनों अमाउंट हमें पता चल गए। एवरेज प्रॉफिट है 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 42,000। इसको अब हम फॉर्मूले में रख देंगे। ये रहा फॉर्मूला हमारा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल, तो 60 माइनस 42, 18 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। और अब हम गुडविल की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट जो हमने 18,000 निकाला है, इसको हमने यहाँ रख दिया 18,000। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है हमेशा। ये देखिए क्वेश्चन में ऊपर दिया होगा, तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ लास्ट लाइन में, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 2 ईयर्स परचेज का मतलब है कि सुपर प्रॉफिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट को देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, गुडविल आ गई 36,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो फॉर्मूला हमें नहीं भूलना है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा दिया रहता है क्वेश्चन में। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दिया है तो हम असेट माइनस लाइबिलिटी करके भी निकाल सकते हैं। और असेट माइनस लाइबिलिटी करके अगर आप निकालेंगे तो इसे आप नेट असेट भी बोल सकते हैं। तो ये एक ही बात है, अगर नेट असेट दिया हुआ है तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड ही कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें भी एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 75,000, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 5,000 ऑन एवरेज बेसिस। ये जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 75,000, इसमें एक करेक्शन है कि हमने स्टॉक को यानी क्लोजिंग स्टॉक को 5,000 रुपये से अंडर वैल्यू कर दिया है, मतलब उसकी वैल्यू हमने कम लिख दी है। अगर हम स्टॉक की वैल्यू कम लिखेंगे तो प्रॉफिट पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, बस हमें इतना ध्यान रखना है। तो इस चीज़ के लिए आपको एक बार ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को याद करना चाहिए। हमने ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस किया था और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक।
और डेबिट साइड में हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था या लॉस आता था। तो इस समय तो प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट हमको दे रखा है 75,000, लेकिन एक करेक्शन है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ये 5,000 रुपये कम है। तो अब हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर 5,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम लिखी है हमने, तो उस वजह से प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ा होगा। तो प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसके लिए हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो क्रेडिट साइड होता है हमेशा वो प्रॉफिट वाला साइड होता है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में आपको याद होगा कि हम इनकम्स लिखते हैं और प्रॉफिट्स लिखते हैं, और डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं और लॉसेज लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड में आपने अगर कम लिखा है तो इसका मतलब आपने इनकम या प्रॉफिट साइड कम कर दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर कम लिखी है तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट आपने निकाला है ये भी कम हो गया है 5,000 रुपये। तो प्रॉफिट आपका 5,000 रुपये कम हो गया है, तो आपको प्रॉफिट को 5,000 रुपये बढ़ा देना चाहिए। तो अगर स्टॉक की वैल्यू कम लिखेंगे आप, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो भी कम आएगा। तो हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को पहले सही करना है, उसे हमें 75 + 5 कर देना है, 80,000 कर देना है। तो ये देखिए सॉल्यूशन में लिखा हुआ है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आया, एवरेज प्रॉफिट प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो ये आ जाएगा हमारा 80,000। तो ये है हमारा करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का सेम तरीका है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ये देखिए आपको दी हुई है 8 लाख रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 8%। तो 8 लाख का 8% हम निकालेंगे तो 8 8 64 होता है, तो ये आ जाएगा 64,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया है। ये फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज हमारा आ गया है 80,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है 64,000। तो सुपर प्रॉफिट हम आसानी से निकाल सकते हैं 16,000। आई होप ये कैलकुलेशन सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। और गुडविल की वैल्यू कैसे निकालनी है, यहाँ लिखा हुआ है 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये देखिए 5 टाइम्स मतलब 5 ईयर परचेज। तो गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सुपर प्रॉफिट है 16,000, इसी को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 80,000 रुपीज़। तो गुडविल की वैल्यू हमारी आ जाएगी 80,000 रुपीज़। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 5, 80,000। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये इसका सोल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे। नॉर्मल प्रॉफिट हमने देखिए 8 लाख का 8% निकाला 64,000। सुपर प्रॉफिट निकाल लिया एवरेज माइनस नॉर्मल, ये आ गया 16,000 रुपये। और फिर गुडविल की वैल्यू निकाल ली 80,000 रुपीज़। 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आ गया 80,000। तो ये है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला है एवरेज माइनस नॉर्मल, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना भी हम लोगों ने सीख लिया। उसके बाद लास्ट टर्म पे हमने जो क्वेश्चन किया था एवरेज प्रॉफिट का, तो उसमें ये देखा था कि प्रॉफिट्स में कुछ करेक्शन थे और उन करेक्शंस को हमने पहले किया था, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाला था। तो वो जो कंसेप्ट हमने सीखा था वो हमें किसी भी मेथड में मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में करेक्शन नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन में भी करेक्शन था। एक ही करेक्शन था इस क्वेश्चन में कि हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गलत लिख दी है, तो उसे हमने ठीक किया पहले। तो उसी तरह से 3, 4 या 5 करेक्शन भी हो सकते हैं। तो वो हमें किसी भी मेथड में मिल सकते हैं। वो जो हमने करेक्शन सीखा था पिछले वीडियो में, मैं इलस्ट्रेशन भी आपको दिखा दूं। ये इलस्ट्रेशन था हमारा, ये इलस्ट्रेशन था। इसमें हमने करेक्शन सीखा था कि प्रॉफिट को किस तरह से करेक्ट किया गया है। 5 प्रॉफिट हमें दिए हुए थे और इन 5 प्रॉफिट में ये 4 मिस्टेक्स थी। तो पहले हमने इन मिस्टेक्स को ठीक किया था, उसके बाद हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था। तो ये चीज़ हमें किसी भी मेथड में दी रह सकती है। ऐसा नहीं है कि इस तरह का करेक्शन हमें सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड में दिया रहेगा। अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड देखें तो सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पिछले 4-5 साल के प्रॉफिट तो चाहिए ही होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन में 4-5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं तो आपको कुछ करेक्शन भी दिया रहेगा उसमें। तो पहले आप करेक्शन करेंगे, उसके बाद सही एवरेज प्रॉफिट निकाल के आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो करेक्शन वाला पार्ट था ये किसी भी मेथड में दिया रह सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही दिया होगा। तो ये हमें सुपर प्रॉफिट मेथड में भी दिया रह सकता है, ये हमें कैपिटलाइजेशन मेथड्स में भी दिया रह सकता है। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है और ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ एवरेज प्रॉफिट का कंसेप्ट था, ये सुपर प्रॉफिट में नहीं आएगा। ये आपको कभी भी दिया रह सकता है और किसी भी चैप्टर में दिया रह सकता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम पे भी समझाई थी
कि गुडविल का वैल्यूएशन एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ सभी चैप्टर्स में सेम रहेगा। यहाँ पे एक बार हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एक बार और डिस्कस कर लेना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अगर हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें सिंपली असेट्स और लाइबिलिटीज़ दिए हुए हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज़, तो हम असेट माइनस लाइबिलिटी करके कैपिटल निकाल लेंगे। पर असेट्स और लाइबिलिटीज़ हमें एक बैलेंस शीट में भी दिए रह सकते हैं। दैट मीन्स हमें क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी रहेगी जिसमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ दिए होंगे, तो किस तरह से हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन दो तरह से लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग विद पार्टनर्स कैपिटल दैट मीन्स लाइबिलिटी साइड अप्रोच और स्टार्टिंग विद असेट्स दैट मीन्स असेट साइड अप्रोच। तो अगर हमें एक बैलेंस शीट दी हुई है तो राइट हैंड साइड पे असेट्स लिखे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज़ लिखी होंगी और हमें कैपिटल निकालना होगा। तो कैपिटल देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें कैपिटल दिया हुआ है। अमन और भास्कर की कैपिटल दी हुई है 1 लाख रुपीज़ ईच। कुछ असेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, एक और अमाउंट यहाँ लाइबिलिटीज़ में लिखा हुआ है रिजर्व्स। रिजर्व्स आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कस किया था तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते थे, सैलरी लिखते थे, कमीशन लिखते थे और उसके बाद कुछ प्रॉफिट हम रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर देते थे। तो रिज़र्व में ट्रांसफ़र करने का मतलब था कि हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेव करके रख लेते थे फॉर फ्यूचर यूज़। पर अगर देखा जाए तो ये रिज़र्व भी प्रॉफिट का ही हिस्सा है। प्रॉफिट में से जो कि प्रॉफिट हम पहले क्रेडिट में लिखते थे बाय पीएल अकाउंट, तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम रिज़र्व में सेव करके रख लेते थे। पर अगर पार्टनर्स रिज़र्व नहीं क्रिएट करेंगे तो यही अमाउंट वो तुरंत अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि रिज़र्व वो बनाएंगे। तो अगर वो चाहें तो वो रिज़र्व ना बनाएं और प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो हमको ये यहाँ पे समझना चाहिए कि रिज़र्व भी पार्टनर्स की कैपिटल का पार्ट है, तो रिज़र्व भी उनकी कैपिटल का ही पार्ट है। तो जब हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हम रिज़र्व को भी कंसिडर करेंगे, तो ये भी उनकी कैपिटल का ही हिस्सा होगा। तो यहाँ पे हमें कैपिटल्स दी हुई हैं जैसे 1 लाख ईच, रिजर्व्स दिया हुआ है 90,000 और असेट साइड कुछ असेट्स भी हमें दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें एक असेट पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे एक असेट लिखा हुआ है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हम फिक्टिशियस असेट कंसिडर करते हैं। फिक्टिशियस असेट का मतलब होता है जो एक रियल असेट नहीं है, एक सर रियल असेट है। फिक्टिशियस का मतलब ये होता है समथिंग दैट इज़ नॉट रियल। तो इस अमाउंट को, ये जो 10,000 का अमाउंट बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, इससे हमें एक्चुअल असेट कंसिडर नहीं करना चाहिए। बाकी तो हमारे असेट्स हैं, टैंजिबल असेट्स हैं, इनटैंजिबल असेट्स हैं, और ये एक फिक्टिशियस असेट है। और जब हम लोग ने गुडविल का डिस्कशन किया था तो मैंने ये भी बताया था आपसे कि गुडविल एक इनटैंजिबल असेट है पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक फिक्टिशियस असेट है। तो ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड में लिखा हुआ है स्टार्टिंग विद कैपिटल्स दैट इज लाइबिलिटीज अप्रोच, और यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले 2 लाख रुपए कैपिटल है पार्टनर्स की, तो वो 2 लाख रुपए कैपिटल लिखी हुई है, ये देखिए। उसके बाद रिजर्व्स ऐड किया गया है क्योंकि ये भी पार्टनर्स की कैपिटल का ही पार्ट है, तो दोनों को ऐड करके हमारा अमाउंट आएगा 2,90,000 रुपीज़। ये देखिए 2,90,000 रुपीज़ अमाउंट आ गया, और उसमें से हमने माइनस किया है फिक्टिशियस असेट पहले, क्योंकि ये एक असेट ही नहीं है, तो इसको हमने माइनस किया। और नीचे देखिए यहाँ पे हमने गुडविल भी माइनस किया है, 30,000 रुपये गुडविल भी माइनस की गई है। क्यों माइनस की गई है? क्योंकि हम नई गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, और जब हम नई गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस केस में हमें पुरानी गुडविल जो पहले से बैलेंस शीट में लिखी है उसको ख़त्म कर देना होता है, उसको राइट ऑफ कर देना होता है। तो अब हम क्योंकि नई गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि हम गुडविल जो भी कैलकुलेशन अभी करने जा रहे हैं, तो हम किस लिए कर रहे हैं? ये हम नई गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। तो जब ऑलरेडी आप नई वैल्यू निकाल ही रहे हैं तो आप पुरानी वैल्यू जो पहले से बैलेंस शीट में लिखी हुई है यहाँ पे, उसको आप राइट ऑफ कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने गुडविल को भी माइनस किया है। तो हमारा आंसर देखिए इस तरह से आ जाएगा, 2,90,000 रुपये पहले हमने टोटल निकाल लिया, 2,90,000, उसमें से हमने 40,000 रुपये माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरह से कैपिटल निकाली गई है। तो कैसे निकाला गया है? पार्टनर्स की कैपिटल और रिजर्व्स को ऐड कर दिया गया
उसमें से फिक्टिशियस असेट अगर दिया हुआ है तो आप माइनस करेंगे, और अगर पहले से गुडविल दी हुई है क्वेश्चन में तो उसको भी हम माइनस कर देंगे। तो हमारी कैपिटल का अमाउंट आ गया 2,50,000 रुपये। तो यही चीज़ ऊपर फॉर्मूले में भी लिखी हुई थी। ये देखिए यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, लाइबिलिटीज़ अप्रोच लिखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला गया है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल इफ़ एनी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। अगर लिखी हुई है तो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पहले से गुडविल होगी। अभी तक जो भी हम लोग ने 2-3 क्वेश्चन किए हैं उसमें पुरानी गुडविल की वैल्यू आपको नहीं दी हुई थी। अगर दी हुई है तो उसको भी आप माइनस कर देंगे, और अगर कोई फिक्टिशियस असेट दिया हुआ है तो उसको भी आप माइनस कर देंगे। नॉर्मली ये दोनों चीज़ें नहीं दी होती हैं क्वेश्चन में, पर अगर दी हुई हैं तो आप उसको माइनस कर देंगे। तो ये तो हम लाइबिलिटी साइड से निकालेंगे, मतलब अगर हमको असेट्स की वैल्यू ही नहीं पता है तो लाइबिलिटीज़ हमें दिए होंगे तो उस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगर आपको असेट्स की वैल्यू नहीं पता है तो आपको कैपिटल प्लस रिजर्व ही सिर्फ कर लेना है, और वही आपकी कैपिटल आ जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि ये आपको शायद दिए ही नहीं होंगे। तो अगर दिए ही नहीं है तो आप माइनस भी नहीं करेंगे, तो सिर्फ कैपिटल प्लस रिजर्व करके ही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और अगर हमें असेट्स दिए हुए हैं, अगर असेट दिए हुए हैं तो आपको पता है कि गुडविल और फिक्टिशियस असेट को तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है, मतलब हम उसको असेट में फ़िलहाल अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये देखिए नीचे हमारा जो कैलकुलेशन दिया हुआ है असेट्स अप्रोच, इसमें क्या लिखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑल असेट्स एक्सेप्ट गुडविल एंड फिक्टिशियस असेट, एक्सेप्ट गुडविल एंड फिक्टिशियस असेट, गुडविल और फिक्टिशियस असेट को छोड़ के। तो ऊपर भी हमने इनको माइनस ही किया था, इसका मतलब हम उनको असेट कंसिडर नहीं कर रहे हैं इस समय। तो वही चीज़ नीचे भी लिखी हुई है कि सारे असेट्स को आप कंसिडर करेंगे पर गुडविल और फिक्टिशियस असेट को छोड़ के, और उसमें से आप लाइबिलिटी माइनस कर लेंगे। तो हमने ऑलरेडी ये कैलकुलेशन डिस्कस किया है अभी कि असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो असेट में आप क्या चीज़ें कंसिडर करेंगे, असेट में आप सारे असेट कंसिडर करेंगे गुडविल और फिक्टिशियस असेट को छोड़ के, और लाइबिलिटी में आप कौन सी लाइबिलिटी कंसिडर करेंगे, सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज़, क्योंकि कैपिटल तो खुद ही इंटरनल लाइबिलिटी है। तो दो तरह की लाइबिलिटी होती है हमारी, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो हम इंटरनल लाइबिलिटी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो असेट में से अगर हम सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस कर दें तो इंटरनल लाइबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से भी हम कैपिटल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही कैलकुलेशन यहाँ पे आपको देखिए शो किया गया है। तो पहले तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच शो की गई है, ये था लाइबिलिटी साइड अप्रोच, और उसके बाद हमें असेट साइड अप्रोच भी शो किया गया है। ये देखिए असेट्स अप्रोच हमें यहाँ पे शो किया गया है। ये देखिए टोटल असेट्स हमारे 7,80,000 दिए हुए हैं बैलेंस शीट में, 7,80,000, जिसमें से हमने फिक्टिशियस असेट को तो पहले ही हटा दिया। ये कैलकुलेशन हमारा ये इस इलस्ट्रेशन का, वो दूसरे इलस्ट्रेशन का कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन है इस समय हमारा। तो हमें टोटल असेट्स दिए हुए हैं 3,90,000, उसमें से हमने फिक्टिशियस असेट हटाया, गुडविल दिया हुआ था 30,000 उसको हटाया, और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को हटाया। दो आउटसाइड लाइबिलिटी हमें दी हुई थी, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उनको हटा दिया तो हमारी कैपिटल आ गई। तो ये कैपिटल आ गई 2,50,000 रुपये। पहले भी 2,50,000 आया था और अभी भी 2,50,000 आया। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा सेम, असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो असेट में हमने कौन से असेट ले लिए, सारे असेट ले लिए फिक्टिशियस और गुडविल को छोड़ के, और लाइबिलिटी हमने कौन सी माइनस करी है, सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी। ये दो आउटसाइड लाइबिलिटी हमें दी हुई थी, इनको हमने माइनस कर दिया तो हमारी कैपिटल की वैल्यू आ गई 2,50,000। तो कैपिटल की वैल्यू निकालना ही हम यहाँ पे मेन चीज़ का डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ कैपिटल ही एक ऐसा अमाउंट है जो शायद आपको सही से नहीं दिया होगा, डायरेक्टली नहीं दिया होगा, तो हम उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आई होप ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। उसके बाद एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि ये जो असेट्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, ऑल असेट्स 3,90,000 में जैसे यहाँ पे लिया, और उसके बाद फिक्टिशियस असेट और गुडविल हमने माइनस कर लिया। असेट साइड अगर अब आप ध्यान से देखें तो हो सकता है बैलेंस शीट में आपको असेट साइड इन्वेस्टमेंट्स भी दिए हों, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 हम कर रहे थे, अभी फर्स्ट एग्जाम्पल कर रहे थे। इसमें आपसे मैंने कहा कि गुडविल आप कंसिडर मत करिए, फिक्टिशियस असेट कंसिडर मत करिए। अब थोड़ा सा ध्यान हमें इन्वेस्टमेंट्स भी देना होगा। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स भी दिए होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स को हम बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि 1 साल से ज़्यादा के लिए ये पैसा इन्वेस्ट किया गया है, और इसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं।
तो जब तक क्वेश्चन हमसे स्पेशली नहीं बताएगा कि ये शॉर्ट टर्म है, तब तक हम इसको शॉर्ट टर्म कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको लॉन्ग टर्म ही कंसिडर करेंगे। तो इसके बारे में अब हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, मीनिंग ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे हमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा मीनिंग समझना होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जा चुका है कि कोटेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं और ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछी जा चुकी हैं। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे प्रॉस्पर करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए अगर हमने किसी दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसे हम बोलेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। जैसे भी हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में, जैसे रिलायंस जियो में किसी दूसरी कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया, आज ही के न्यूज़पेपर में आया है कि रिलायंस जियो कंपनी में किसी दूसरी कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में एक दूसरी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है पैसा अपने खुद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो उसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कहा जाएगा। और दूसरा लिखा हुआ है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड का मतलब है कि ये हमने पैसा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं इन्वेस्ट किया है, ये पैसा हमने इसलिए इन्वेस्ट किया है कि हमारे पास कुछ सरप्लस फंड्स थे, उन फंड्स को हमने इन्वेस्ट किया। क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि उससे हमें कुछ इनकम होगी, हमने इसलिए इन्वेस्ट किया। तो दे आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड टू अर्न रेवेन्यू बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। जैसे आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो आप बैंक में एफडी करा देते हैं या बैंक में जमा कर देते हैं या किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। तो क्यों खरीदते हैं आप किसी कंपनी के शेयर्स? क्योंकि आपको लगता है कि उस कंपनी से मुझे रेगुलरली डिविडेंड मिलेगा। किसी कंपनी के डिबेंचर्स आप खरीद लेते हैं, क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि मुझे हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसे हम बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब जब एक कंपनी दूसरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास है और उस पैसे को हम कहीं जमा कर देते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं डिपॉजिट कर देते हैं, किस लिए? टू अर्न सम रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब एक रेगुलर नेचर की इनकम हमें होगी उससे, तो इसलिए हमने उस पैसों को इन्वेस्ट किया, तो इसे हम बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ट्रेड या नॉन ट्रेड ऐसा नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, तो आप उसको क्या कंसिडर करेंगे? तो ये देखिए नीचे नोट में लिखा हुआ है कि आप उसे क्या कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस इन्वेस्टमेंट्स आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट हम इन्वेस्टमेंट्स को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर करेंगे। तो अगर हमें कुछ नहीं पता है तो हम इन्वेस्टमेंट्स को क्या कंसिडर करेंगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये चीज़ ठीक देखिए ऊपर लिखी हुई है कि कैपिटल एम्प्लॉयड जब आप निकालेंगे तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं तो आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कैपिटल का हिस्सा मानेंगे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल का हिस्सा नहीं मानेंगे। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारी कैपिटल का पार्ट है पर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारी कैपिटल का पार्ट नहीं है। तो बस मेन चीज़ ये थी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल का पार्ट कंसिडर करना है और नॉन ट्रेड को कैपिटल का पार्ट कंसिडर नहीं करना है। पर अगर क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो उसे आप क्या कंसिडर करने वाले हो? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर करने वाले हो। इसका मतलब ये कैपिटल का पार्ट नहीं होगा। तो अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो वो कैपिटल का पार्ट नहीं होगा, पर अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो वो कैपिटल का पार्ट हो जाएगा। तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है क्योंकि कुछ इलस्ट्रेशन में ऐसा दिया होगा, जैसा कि सेकंड एग्जाम्पल में देखिए दिया हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल ये बैलेंस शीट हमको दी हुई है। तो बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल्स दी हुई हैं सबसे पहले हमको दोनों पार्टनर्स की 2 लाख और 2 लाख। रिजर्व्स भी दिया हुआ है 1,80,000 और यहाँ पे बैलेंस शीट में देखिए गुडविल भी दी हुई है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है, ऐसा तो लिखा नहीं है कि ये ट्रेड है या नॉन ट्रेड है। तो पहली बात, जब हमें कुछ नहीं पता है तो हम इसको क्या मानेंगे? नॉन ट्रेड मानेंगे। और नॉन ट्रेड मानेंगे तो क्या ये कैपिटल का पार्ट होगा? तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब नॉन ट्रेड है तो वो कैपिटल का पार्ट नहीं होगा। तो इस समय हम कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास कैपिटल्स देखिए दी हुई हैं ऑलरेडी हमें। तो 4 लाख रुपए कैपिटल है हमारी, ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पे, ये रही। रिजर्व्स दिए हुए हैं 1,80,000
तो टोटल हो गया 5,80,000। इसमें से हमें 3 चीज़ें माइनस कर देनी होंगी। गुडविल माइनस कर देनी है, यहाँ लिखी हुई है गुडविल 60,000। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स अभी हमने डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट्स अगर नॉन ट्रेड हैं तो वो कैपिटल का पार्ट नहीं होंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख यहाँ दिए हुए हैं, इसे हम माइनस करेंगे। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 20,000 दिया है, ये भी माइनस कर दिया जाएगा। तो ये देखिए नीचे यहाँ कैलकुलेशन दिया हुआ है। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल्स लिखी हुई हैं, दोनों पार्टनर्स की 4 लाख रुपीज़ कैपिटल। इसमें रिजर्व को ऐड किया, टोटल हो गया 5,80,000। इसमें से हमने 3 चीज़ें माइनस कर दी, इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिए, फिक्टिशियस असेट माइनस कर दिया और गुडविल माइनस कर दिया। तो 1,80,000 टोटल हमने माइनस कर दिया। तो आंसर हमारा आ गया 4 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के कई हमने मेथड्स यहाँ पे सीख लिए हैं। सबसे सिंपल तरीका जो सबसे पहले हमने सीखा था वो था असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो अब हम असेट और लाइबिलिटी को अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं कि असेट, अगर हमको बहुत सारे असेट दिए हुए हैं तो उसमें हम क्या चीज़ कंसिडर करेंगे, क्या नहीं कंसिडर करेंगे। तो असेट में हम गुडविल और फिक्टिशियस असेट को कंसिडर नहीं करते। और अब हमने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी डिस्कस कर लिया कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय। और लाइबिलिटीज़ का मतलब यहाँ पे हो गया आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जितनी भी हमारी हैं, क्योंकि कैपिटल हमारी होती है इंटरनल लाइबिलिटी। तो इंटरनल लाइबिलिटी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, असेट्स में से सारी आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें इन्हीं बातों का मेन ध्यान रखना होगा कि जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालें तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते समय कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन ध्यान से करना होगा। तो फॉर्मूला एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कई बार तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट दिया ही होगा, अगर नहीं दिया है तो आप निकाल लेंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के ऊपर काफ़ी इलेबोरेट डिस्कशन अभी हमने किया कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाएगी वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जाएगी असेट माइनस लाइबिलिटी करके। तो असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। और असेट में क्या कंसिडर नहीं करना है हमें, गुडविल, फिक्टिशियस असेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हमें कंसिडर नहीं करना है। और लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी होंगी, सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होंगी। तो इस तरह से हमारी कैपिटल की वैल्यू भी आ जाएगी। और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से तो आपकी गुडविल की वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा नॉर्मल रेट, उससे नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। फिर हम एवरेज से उसको माइनस करके सुपर निकाल लेंगे और सुपर को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो आई होप ये मेथड प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। सुपर प्रॉफिट मेथड था ये हमारा। सेकंड मेथड था गुडविल की वैल्यू निकालने का। तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड को अच्छे से समझ जाएंगे तो जो बचे हुए 3 मेथड्स हैं वो बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई भी स्पेशल कैलकुलेशन अब हमको नहीं सीखना है। इन्हीं दोनों मेथड्स के बेसिस पे बाकी तीनों मेथड्स हम बहुत ही जल्दी उन तीनों मेथड्स को सीख सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिए। जहाँ कहीं भी कुछ डाउट लगे तो उसको रिवाइंड करके, पॉज करके, कॉपी में नोट डाउन करके उसको अच्छे से समझ लीजिए। किसी भी तरह का डाउट होता है तो मुझसे ग्रुप पे पूछ लीजिए। इसके अनसॉल्व क्वेश्चन मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर लिए जाएंगे तो ये मेथड्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ये मेथड्स हमें एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि गुडविल की वैल्यू आपको तीनों चैप्टर्स में निकालनी होगी। तो इसको अच्छे से समझ लें। कोई डाउट्स होता है तो मैसेज मी ऑन द ग्रुप। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।